नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज आपको जो खबर बताएंगे वो बताएंगे देश की जीडीपी को लेकर कि अटल जब प्रधानमंत्री थे तब देश किस हाल में था। यूपीए का जब शासनकाल था प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जिन्हें इकोनॉमी का बहुत बड़ा बादशाह कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है। उस वक्त कैसा देश का हाल था और पिछले 10 सालों में जब से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी तब कैसा हाल है। आज इसी बारे में विश्लेषण करेंगे कि जिस कांग्रेस ने यह नारा दिया था कि 2043 तक हिंदुस्तान विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, उस नारे को प्रधानमंत्री 2029 तक पूरा कर देना चाहते हैं। मतलब 14 साल पहले जो जीडीपी अटल के वक्त में थी उसमें 2004 से 2014 के बीच लगातार गिरावट आई, लेकिन 2014 के बाद से उसमें लगातार अब तक 42% की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस ही इन आंकड़ों को नहीं मानेंगे, लेकिन आंकड़े हैं, सच्चाई तो बयां करेंगे ही। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। 2004 में जो जीडीपी $635 थी वो अब बढ़कर तकरीबन 28,000 के पार पहुंच चुकी है। नहीं अभिषेक, मैं एक सुधार करता हूं। $635 देश की जीडीपी नहीं थी, पर कैपिटा इनकम था। पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम था। अब मैं बताता हूं, हाँ पूरी कहानी बताता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी छापी है डिटेल में जी, और उसने कंपेयर किया है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी थी। और 3 प्रधानमंत्रियों को उन्होंने लिया है, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कंपेयर होगा कैसे, क्योंकि तीनों अलग अलग एरा के थे, तीनों अलग अलग परिस्थितियों के प्रधानमंत्री थे। तो इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि हमने क्या किया कि आईएमएफ ने 150 विकासशील देशों को की एक सूची तैयार की और बताया कि ये सारे कंट्री एक साथ ग्रो करने वाले हैं। तो हमने, इंडियन एक्सप्रेस का कहना है, तो हमने क्या किया कि हमने एक पैमाना लिया कि उन देशों के मुकाबले भारत की स्थिति कैसी थी। भारत बढ़ रहा था उन देशों में कि घट रहा था, समझे? मतलब कि जैसे ब्रिक्स कंट्रीज हो गए, तो ब्रिक्स कंट्री के बाकी देशों का जितना पर कैपिटा इनकम था, मतलब प्रति व्यक्ति आमदनी थी, उतना भारत का था या नहीं। आमदनी बढ़ी या घटी, इस तरह से उन्होंने एक कंपेयर किया है। अब चौंकाने वाली बात, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उस वक्त जो बाकी देश, जिनको 150 देशों को आईएमएफ ने जो लिस्ट बनाया था, उसमें एवरेज पर कैपिटा इनकम थी 1750 या 60 रुपए जी, $60। बाकी उन देशों का $1790। हाँ, $1790 थी उस वक्त भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी थी, जो आप बता रहे थे, $635। अब यह कर लिया कि ठीक है, इसका मतलब कि उन देशों के मुकाबले भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी सिर्फ 30% के आसपास थी जी, 30% के आसपास। तो आप परसेंटेज में लेंगे तो मनमोहन सिंह के टाइम में भारत के प्रति व्यक्ति की आमदनी उन देशों के 150 देशों के कंपैरिजन में 30% थी। 30% जब 30% गिर गई थी वो जी? नहीं, 30% पर आके रुकी थी। जैसे क्या हुआ कि अटल जी ने 35% पे छोड़ा था वही कंपैरिजन में जी, तो 35% पे अटल जी ने छोड़ा था और मनमोहन सिंह की सरकार में आके वो 30% पे गिर गई थी। और फिर जब मोदी आए तो पहले 37%, 2019 में, चूंकि 2014 में मोदी आए थे, तो 2019 में 37% हुई और अब आके 43% तक पहुंची है, ऑल टाइम हाई। मतलब जब से देश आजाद हुआ तब से अगर बाकी सब देशों के मुकाबले देखें तो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आमदनी मौजूदा कार्यकाल में है, मतलब 2024 में। ऐसे कंपेयर किया गया है उस चीज में। जब देश के जो अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं और आसान भाषा में समझा सकता हूं जी, समझाइए। अगर जरा सा भी कॉम्प्लेक्स हो तो। जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो मान लीजिए, परसेंटेज को हटा देता हूं, भारत में प्रति व्यक्ति की आय 30 रुपए थी, मतलब 35 रुपए थी, माफ कीजिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो हर आदमी 35 रुपए कमाता था प्रतिदिन। जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए तो आदमी 35 रुपए से घटकर 30 रुपए कमाने लगा प्रतिदिन। जब मोदी आए 2014 में तो 2019 तक 37 रुपए कमाने लगा और 2024 तक 45 रुपए कमाने लगा। अब बताइए, बोलिएगा आपकी महंगाई थी
तो कमाई बढ़ी है। तो इसलिए उन्होंने परसेंटेज में लिया कि इनकम जो था उसका कितना परसेंटेज था, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है ये। जैसे कि उस वक्त अगर $1790 एवरेज कमाई थी, तो आज 6000 कुछ डॉलर एवरेज कमाई है, उसके हिसाब से परसेंटेज में आगे बढ़ा है जी। अच्छा एक बात बताइए, जो 150 जो 150 देश तैयार किए थे आईएमएफ ने, वो विकासशील देश थे, उन्हें एक साथ ग्रो करना था, और हमारे पास मनमोहन सिंह जैसे इकोनॉमिस्ट थे, बहुत कांग्रेस की तरफ नहीं, ये कहा तो जाता है, बहुत कद्दावर जो है कांग्रेस इकोनॉमिस्ट थे, वो देश को बहुत आगे लेकर गए। तो उन्हें 150 देशों में भी हम पिछड़ क्यों गए फिर, सबसे पीछे? नहीं, मैं एक उदाहरण बताऊं, मुझे पता है कांग्रेस के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जब मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर थे तो आरबीआई को डुबाया, मतलब देश के बैंकों की हालत खराब हो गई। उनका नाम हुआ जब वो वित्त मंत्री बने, और वित्त मंत्री जब बने तो सारा जोखिम का काम कहा जाता है कि नरसिम्हा राव ने लिया था। ये तो मतलब कि ये ब्यूरोक्रेट थे, ये नौकरी कर सकते थे, ये डिसीजन लेने के काबिल नहीं थे। और आरोप ये है, मैं नहीं कहता, बहुत सारे प्रधानमंत्री जब ये थे उस वक्त बहुत सारे विपक्ष के नेता भी और बहुत सारे थिंक टैंक भी कह रहे थे कि इन्होंने नौकरी की, इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। डिसीजन लेने का काम तो सोनिया गांधी को था। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट, बहुत अच्छे नौकर थे कि जो मालिक जो कहे हाजी हाजी हाजी। और देखिए इनका परफॉर्मेंस देखिए, नरसिम्हा राव के वक्त को छोड़कर लगातार जिस डिपार्टमेंट में गए, मतलब कि अगर आरबीआई गवर्नर है वहां डाउनफॉल, उसके बाद जहां रहे ये डाउनफॉल ही हुआ उस सेक्टर में। भारत के ये बहुत बड़े ये क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट थे, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। तो पता चला कि अटल जी अपने 35% पे करके छोड़ा था, तो ये 30% पर ले आए थे 10 साल के शासनकाल में। देखिए जब पहली सरकार आई तो ग्रोथ कुछ दिखा, इस वजह से कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो अटल जी ने सैंक्शन कर लिए थे और पैसे उसके मिल गए थे, तो वो काम दिखा। पहला जब अटल जी हारे और जब मनमोहन सिंह आए तो पहला 3-4 साल खूब काम दिखा और उसी के बदौलत ये दूसरी बार आ गए। लेकिन जब ओरिजिनल मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल का जब असर दिखना शुरू हुआ तो 2G, 4G, जीजाजी, दामाद जी, कोयला जी आना शुरू हो गया, एरोप्लेन जी, एयरलाइंस जी, इंडियन एयरलाइंस जी, सारे जी आ गए उसी में जब इनका दिखना शुरू हुआ तो। और इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था की साख भी गिरी, जो मार्केट का सेंटिमेंट होता है वो भी गिरा, और उस वक्त अराजकता की स्थिति थी, आर्थिक अराजकता ही नहीं। खबर आती थी कि गृह मंत्री जो हैं उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर की जासूसी करा रहे हैं, चिदंबरम प्रणब मुखर्जी की जासूसी करा रहे हैं, प्रणब मुखर्जी चिदंबरम की जासूसी करा रहे हैं। बी के हेड हुआ करते थे शरद पवार, वो किसी की सुनते नहीं थे कि सोनिया गांधी से बात कर लूंगा। उसके बाद जो बाकी मंत्रियों के बारे में मैंने बताया, कोई 2G कर रहा है, कोई घोटाला जी कर रहा है, कोई घोटाला। रिपोर्ट में पंकज जी एक चीज और कही गई है कि 50 के दशक में शुरुआत में भारत का जो जीडीपी था वो दुनिया का तकरीबन 18% था, लेकिन 91 तक आते वो घटकर 6% रह गया मात्र। बिल्कुल। अब बताइए कि जब देश आजाद हुआ था तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का 18% हमारा हिस्सा हुआ करता था, कि हर 100 रुपया जो दुनिया में चलता था उसमें 18 रुपया हमारा था। हाँ। और पूरे गांधी परिवार का शासन रहा 91 तक। सारे जितने महापुरुष जो आज कहे जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेके और जो भी बना है, मोरारजी देसाई छोड़ के, वो सब 91 तक बने। और हम कहां पहुंच गए? 18 से 6। और जो भी कांग्रेस की नजर में खराब प्रधानमंत्री आया, जैसे कि नरसिम्हा राव आए, तो फिर ग्रो किया, हमारी अर्थव्यवस्था ने छलांग लगाई। कांग्रेस का फिर फेवरेट सरकार आया देवगौड़ा और गुजराल का, तो फिर डाउन हो गया। और फिर जब अटल जी आए, कांग्रेस ने खराब सरकार, तो फिर से अर्थव्यवस्था उछाल मारना शुरू किया। हमने परमाणु विस्फोट किया, हमने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़क बनाई, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया, इस देश में मेट्रो का उद्घाटन हुआ। हर दिन उस वक्त पता चला कि 11 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बननी शुरू हो गई। अब फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई, सोनिया गांधी एक और महान नेता, तो फिर घटते घटते रोड बनने की रफ्तार घट गई, पता चला कि मेट्रो की रफ्तार घट गई, अर्थव्यवस्था की रफ्तार घट गई, प्रति व्यक्ति आय घट गई, और अंतिम समय में तो यह टाइम आ गया कि नाम है कांग्रेस के नेता का, उन्होंने कहा था कि जो 20 रुपए की थाली खा सकता है वो गरीब कैसे हो सकता है।
और राहुल गांधी ने कहा था कि गरीबी ये स्टेट ऑफ माइंड, पॉवर्टी नाम की कोई चीज ही नहीं होता है, वो तो एक मानसिकता है। ये बोला था राहुल गांधी ने। तो आप कहे 50 और आज वो कह रहे हैं 50,000 की नहीं, अब तो कहते हैं कि अगर मुझे बनाया हमारी सरकार आई तो हर के खाते में 2-2 लाख डाल दूंगा। क्यों? आज तक शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे, बाप दादा दादी परदादा नाना मां सबकी सरकार ने काहे नहीं डाल दिया, काहे नहीं डाला? नहीं लाएंगे कहां से वो पैसा? अरे ऐसे बोलना है, बोलने में क्या जाता है, इनको लाना लाना थोड़ी ना है, इनको करना कुछ नहीं है। ये जानते हैं कैसे सरकार चला रहे थे? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हम लोग जब तक बच्चे थे तब तक इस देश के वोटरों को लुभाया जाता था धोती कंबल साड़ी बांटकर, और बिहार जैसे स्टेट में सतुआ भी बांट देते थे, और उतने में खुश। जब थोड़ा सा देश और डेवलप हुआ तो इन्होंने क्या कहना शुरू किया कि किसान को कर्जा ले लो और हम माफ करवा देंगे बैंक से। किसान कर्ज माफी बहुत बड़ी योजना, बैंकों का दिवाला निकाल दिया कि भाई जो कर्ज दे माफी। और पॉपुलर तो बहुत हुआ, क्योंकि को लगता है कि मैं कर्जा लूं अब मुझे चुकाना नहीं पड़े, इससे बढ़िया ऑफर तो कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो बैंक चल गए रसातल में। अब ये क्या कर रहे हैं? हमारी गारंटी, हर खाते में 2 लाख, हर को सरकारी नौकरी दे देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये इंडिया के डिस्ट्रक्शन का प्लान है कि कंस्ट्रक्शन का प्लान है? जो अपने नेताओं ये तो कहने के लिए तो राहुल नहीं देंगे देश में सरकारी हर आदमी को। नहीं छोड़िए ना, इनका कहना सिर्फ ये है कि हर नौजवान को रोजगार है, सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। दे दिया था क्या? मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट है उस टाइम कि ओनली 2% पीपल कैन बी एडजस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो जब गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ 2% लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है तो राहुल बाबा सबको कैसे नौकरी दे देंगे? और संभव नहीं। आदर्श स्थिति में ये मनमोहन सिंह ने सच्ची बात कही थी कि सरकारी नौकरियों का एक पैमाना है, बस इतने ही लोगों को दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि समाज में सबको उठकर सरकारी नौकरी दे दे। सबसे ज्यादा कंज्यूम लोगों को करता है बिजनेस और खेती। और मोदी सरकार ने आने के बाद कहा कि हम बिजनेस का अच्छा माहौल देंगे और खेती के लिए किसानों को जो भी आपको मदद है वो दें, हम कर्जा नहीं देंगे, आपको माफ नहीं करेंगे, आपको किसान क्रेडिट कार्ड देंगे। हाँ, हम आपको क्या करेंगे कि आपको बीज के अकाउंट में डाल। आवाज नहीं आ रही है पंकज जी आपकी। एक सेकंड। तो मैं आपको बता दूं कि 2004 तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था का 37% थी, लेकिन मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं। 19% रह गई थी। जी पंकज जी। हाँ बिल्कुल मैं अपनी बात कर रहा था कि दो तरह की सरकारें होती हैं। एक सरकार कहती है तुम कर्जा लो और हम माफ देंगे, दूसरी सरकार कहती है कि तुम खेती करो, हम हर तरह से मदद करेंगे, हम समय पर तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल देंगे ताकि तुम खाद बीज खरीद सको, हम तुम्हारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का दाम कम कर देंगे, हम तुम्हारे क्रॉप का इंश्योरेंस कर देंगे कि अगर तुम्हारा बर्बाद हुआ तो हम मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। अब बताइए अप्रोच किसका अच्छा तो लगता है वो कि आराम से जेब में 1-2 लाख रुपए मिले, मैं घूमता रहूं, कर्ज नहीं चुकाना पड़े, या बाद में बोलूंगा कि माफ करवा दो तो वोट दे देंगे। और इसी तरह से चल रहा था। हर के खाते में 2 लाख दे देंगे, हर किसी को सरकारी नौकरी दे देंगे, जो भी किसान कर्जा लिया है उसे माफ कर देंगे। और देख रहे हैं ना क्या चल रहा है खेती के नाम पे। एग्रीकल्चर की स्थिति आजाद भारत के इतिहास में अभी सबसे अच्छी है। हमारा प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, किसानों को बाजार अच्छा मिल रहा है, ऑनलाइन बाजार दे रहे हैं सरकार। अब इन लोग क्या करें, फिर भी किसानों से आंदोलन करा रहे हैं। हर किसान के खाते में 6,000 रुपए डाल रहे हैं और इन लोग बैठा दे रहा है पंजाब के किसानों को, ये कहते हुए कि सारी जितने हम फसल उगाते हैं सब पे सब्सिडी दे दो। अरे भैया, दुनिया सब्सिडी कम कर रही है। भारत सरकार ने कहा कि हम सब्सिडी नहीं दे सकते भाई, हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बंधनों तरह बंधे हुए। तो बोले छोड़ दो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बोले भैया इसे कैसे छोड़ दें, हमारे सैकड़ों ट्रीटी होती है, हर फील्ड में होता है। तो बोला तुम तो बिके हुए हो अमेरिका के हाथ से। तो बोले कि भाई तुम्हें चाहिए क्या, किसानों की सुविधा के लिए हम सारा काम करें। बोले वो सब तो करना ही नहीं है, नहीं वो तो हम तो चाहते फसल। किसानों का जो एजेंडा उन्होंने नहीं तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीति, देखिए एक आदमी राजनीति कर रहा है देश बनाने की, एक आदमी राजनीति क्या कर रहा है, किसानों को सड़क पर बैठाने की, ये शाहीन बाग की, कास्ट सेंसस की,
नॉर्थ बनाम साउथ की, मणिपुर बनाम रेस्ट ऑफ इंडिया की। आप देखिए दोनों में फर्क देखिए। और क्या कह रहा है कि हम सबको पैसे दे देंगे जी, हमको वोट दे दो, सबके खाते में डाल देंगे पैसे। अब बताइए देश बेहतर कैसे चलेगा। मैं दर्शकों पे ये छोड़ देता हूं। और हां, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। अभिषेक, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उसका लिंक जरूर कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि लोग पढ़ें और समझें कि कैसे कंपेयर किया गया है, कैसे अटल जी के टाइम में ऊपर गया था अर्थव्यवस्था, मनमोहन सिंह के टाइम में नीचे आया, मोदी के टाइम में बहुत ऊपर चला गया। ठीक है। तो ये पढ़ें जरूर, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस को तो नहीं कह सकते ना कि ये इसके पक्ष में है, उसके पक्ष में है, क्योंकि उसकी खबर को तो विपक्ष भी उठाते हैं बहुत बार। बिल्कुल। तो देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो यूपीए 1 का शासनकाल हो, यूपीए 2 का शासनकाल हो, उसमें लगातार गिरावट आई और 2014 से 2024 के बीच उसमें वो चीन से कंपैरिजन की बात हो या उसके समकक्ष जो विकासशील देश हैं उनकी तुलना की बात हो या फिर ऑल टाइम जीडीपी की बात हो, आईएमएफ की बात हो, तमाम रेटिंग एजेंसियां दुनिया की, वो कोई भी रेटिंग एजेंसी हो, कितनी भी बड़ी रेटिंग एजेंसी हो, वो इस वक्त भारत के फेवर में है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको लगातार बढ़ाती हुई दिखा रही है, लेकिन देश के विपक्ष को ये ना तो पच रहा है, ना हजम हो रहा है और ना ही देश का विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार हुआ था और ना ही होगा। लेकिन अंत में जाते जाते आपको फिर बता दूं कि कांग्रेस सरकार ने ऐसी हुंकार भरी थी कि 2043 तक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो लगता है करके दिखा देंगे। 2029 तक इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। आपको लिंक भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। साथ ही बताइएगा चर्चा कैसी लगी। नमस्कार।